अगर कोई भी एक्सरसाइज करते टाइम शोल्डर पे जर्क आया है ना, तो उसका लेना देना शोल्डर की मोबिलिटी से नहीं है। जब हम उसे फिक्स कर रहे हैं, उसका लेना देना उसकी स्टेबिलिटी से है। हमारे लिगामेंट हल्के से लूज हो गए जिनको हमने सेट करना है, बस तो स्टेबिलिटी पे काम करो। तो बेसिकली इसमें लेना देना हमारा क्यूएल मसल से है। स्टिफनेस है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई चीज स्टिफ होती है तो वो कंपेरेटिवली कुछ हल्का सा थोड़ा से परसेंटेज अपनी स्ट्रेंथ को लूज करती है, क्योंकि उसका फोर्स प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है। तो सॉल्यूशन क्या करना है, इसमें स्ट्रेचिंग बढ़ानी है और साथ में स्ट्रेंथनिंग करनी है। हफ्ता 10 दिन मैक्स टू मैक्स लगेगा, मैक्स टू मैक्स सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हाइपर फ्लेक्सिबल का लेना देना एक तरह से मतलब ये है कि जैसे हाथ पीछे पीछे जा रहा है तो ये चीज बहुत फ्री फील होती है। तो इसमें लेना देना हमारा खाली स्टेबिलिटी से है। शोल्डर को आप जितना स्टेबल करोगे उतनी चीज इंप्रूव होगी, सिंपल है। हमारा फीमर जहां पेल्विस से कनेक्ट होता है उस जॉइंट को बोलते हैं एसिटाबुलम, जो रोटेशन वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होता है, या कह सकते हो जिसकी वजह से रोटेशन सारी पॉसिबल हो पाती है। अगर आप बोल रहे हो कि वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, ये खाली आप किसी से सुन के बोल रहे हो या एमआरआई वगैरह कराया है, वो चीज एक बार क्लियर आउट कर लेना। दूसरी चीज, इसमें आपने सबसे मेन चीज क्या करनी है, ये देखना है आपका पेल्विस जो है वो आगे की तरफ या एक साइड की तरफ ना झुक गया हो। ये चीजें फिक्स कर लो। साइड टू साइड जिस चीज में आप वेट लेके ट्रेन कर सकते हो, वॉक कर सकते हो कोई वेट लेके, उन सारी चीजों को प्रेफर करो। अपना पेल्विस सुधारो, जैसे ही पेल्विस सुधरेगा ऑटोमेटिकली चीजें बेटर हो जाएंगी। इसका एक सिंपल सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि आपके रोम्बॉइड वीक है, उसकी स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट कर दो। जैसे ही आपके रोम्बॉइड कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रेंथ वाइज होंगे, ये चीज और इजी होने लग जाएगी और पेन कम हो जाएगा। सबसे पहली चीज तो अपनी प्रोग्रामिंग में ये चीज देखनी है कि क्या वो चीज ओवरलोड तो नहीं हो रही, ओवर स्ट्रेस तो नहीं हो रही जिसकी वजह से वो चीज अराइज हो रही हो। इसके अलावा जो चीज ध्यान रखनी है वो देखनी है रिस्ट की मोबिलिटी और शोल्डर की मोबिलिटी और लेट्स की टाइटनेस। अगर लेट ज्यादा टाइट होंगे तो भी इशू क्रिएट हो सकता है। सॉल्यूशन क्या है, कहीं भी रेजिस्टेंस बैंड बांधो, कोनी पे लगाओ और मोबिलाइजेशन करो। दूसरी चीज क्या है, सुपाइन तरह लेट के। सुपाइन क्या होता है, फेस ऊपर, यानी कि छत की तरफ तुम्हारा मुंह है, एल्बो पे बैंड बांधो, कहीं से भी बांधना और उसको खींचो। उससे होगा क्या, लेट भी एक्टिवेट होने लग जाएंगे और जो लोड पड़ रहा है वो भी कम हो जाएगा। देखो सबसे पहली चीज इसमें क्या है, अगर 1 साल हो चुका है तो जो फ्लूइड बाहर आया था वो अब तक सूख चुका है। तो जो इंजरी वाली चीज है उस पर तो पहले सीधे कांटा ही मार दो कि अब कुछ इंजरी है नहीं। सबसे पहली चीज, वहां पे जो ज्वाइंट हमारा इंगेज हो रहा है और जो मसल इंगेज हो रही है, कुल मिला के वो अब स्टिफ हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम तक इंगेजमेंट छोड़ दी थी। तो खाली उन्हें खोलना है और चीज फिक्स है। तो इसमें जो भी मूवमेंट चलेंगे किसी भी एक्सिस में, किसी भी प्लेन में, वो इस हिसाब से चलेंगे कि हम अपने घुटने अपनी चेस्ट की तरफ लेके आए। अपना कह सकते हो जो पैर है उस पे केटल बेल लगा लो, अपने घुटने ऊपर की तरफ उठाओ और उसको होल्ड रखो 2 3 3 सेकंड, 5 से 8 रैप। एक चीज ये है, सेम उसको रेजिस्टेंस बैंड से कर सकते हो। जिस केबल स्टेशन पे बाइसेप्स कर्ल ट्राइसेप प्रेस डाउन करते हो ना, उसमें ही नीचे पैर फंसा के उसको घुटनों को अपनी चेस्ट की तरफ खींच सकते हो। ये 3 चीजें बहुत है मेरे हिसाब से। ये वैसे तो एक बहुत डिटेल्ड आंसर बनेगा, पर अगर ऊपर ऊपर से बताऊं तो सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो इस हिसाब से जाएगा कि आपने स्पीड वर्क करना है, बैलेंसिंग स्टेबिलिटी पे बहुत ज्यादा काम करना है। जब भी हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम नॉन डायरेक्शनल भाग रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, तो एजिलिटी पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर बॉलर हो तो शोल्डर का स्पीड वर्क करो, अगर बैट्समैन हो तो थोरासिक और हिप पे काम ज्यादा करना पड़ेगा। सिंपल इतना है। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, आपको आइसोमेट्रिक्स और प्लायोमेट्रिक्स पे काम करना है ताकि मसल स्ट्रेंथन अप हो और उसकी फोर्स जनरेशन थोड़ी बढ़ जाए। नी के नीचे जो हड्डी होती है वो टिबिया उठी हुई होती है, यानी टिबियल ट्यूबरोसिटी। कोई भी चीज जो हल्की सी उठी हुई होती है उसको हम ट्यूबरोसिटी बोलते हैं, ठीक है। इसका मेन रीजन ये हो सकता है कि जो आपके क्वाड है वो वीक है या वो इंगेजमेंट नहीं ले रहे, तो थोड़े टाइम के लिए रनिंग छोड़ दो। ट्रेडमिल पे उल्टा चला करो जान लगा के, पंजों से, एडी से नहीं, पंजों से। लगेगा पूरा पैर पर जान लगेगी पंजों से। इसके अलावा नी का मोबिलाइजेशन कर सकते हो, नी की स्टेबिलिटी पे काम कर सकते हो, उसी में फिक्स हो जाएगा। बिल्कुल प्रॉब्लम का सीन है, या तो आपका ब्लड बहुत थिक हो चुका है या फिर वो जो आपका दिल है वो बहुत अच्छे से पंप नहीं कर रहा, तो किसी डॉक्टर को कंसल्ट करो और टाइम रहते इसको फिक्स कराओ। अगर पूरी तरह से टीयर हो गया है तो सर्जरी करानी पड़ेगी, पर अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 है तो पॉसिबिलिटी है कि हम उसे फिक्स कर सकते हैं। प्रॉपर रिहैब करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा और सब्र थोड़ा उसमें रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो पेन फ्री मूवमेंट्स देखो कौन सी हैं, उनको ट्रेन करना स्टार्ट करो ताकि तुम डेली ट्रेनिंग भी कर सको
तुम्हारा मूड भी सही रहे और वो ज्यादा स्ट्रेसफुल ना हो। इसके बाद ये चीज देखो कि तुम्हें आगे झुकने पे जब पेन हो रहा है, दो तरह से उसको चेक करो, एक बार ब्रेस करके, एक बार बिना ब्रेस के। चीजों को थोड़ा टाइम दो, वो खुद से सेटल अप होने लग जाएंगी। प्रॉपर रिहैब करना, रिहैब में बहुत सारी चीजें हैं, स्टेबिलिटी भी आएगी, मोबिलिटी भी आएगी, मसल की टाइटनेस भी सही करनी पड़ेगी। पुलअप जैसे कि एक पैटर्न है, ठीक है। डिपेंड करता है कि यार ये कौन सी स्टेज पे है। सबसे मेन रीजन तो यही होता है कि हमारी पेरिफॉर्मिस मसल टाइट हो जाती है, उसके नीचे से सियाटिका आ रही होती है, तो वो पिंच हो जाती है, इरिटेट हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। सबसे इनिशियल स्टेज पे क्या कर सकते हो अपने बेस पे कि ग्लूट की जितनी स्ट्रेचिंग हो सके वो बढ़ाओ। पिजन स्ट्रेच बहुत ज़्यादा काम करेगा। बाकी अगर बहुत ज़्यादा लेवल पे हो गया है तो उसके लिए कोई फिजियो कंसल्ट कर लो, उसके साथ काम करो। थोड़े थोड़े अनबैलेंस इश्यूज, तो इससे ये चीज़ सीख लो कि कैच करने पे फोकस करो, फेंकने पे नहीं। फेंकने के लिए किसी और को दे दो। अगर एक हाथ मजबूत है और एक वीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सब में चलता है, पर सेम वही चीज़ है। अगर कोई भी चीज़ परफॉर्म कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो दोनों हाथों को आइसोमेट्रिकली और प्लायोमेट्रिकली ट्रेन करना स्टार्ट करो। उससे इस चीज़ में ना बहुत फर्क पड़ जाएगा। बेसिक 3 चीज़ कर सकते हो, 3 ड्रिल्स हैं जो करने पे ग्रिप भी इंप्रूव हो जाएगी, फोरआर्म की स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हो जाएगी, और जो आपकी एल्बो पे अगर कोई फालतू का स्ट्रेस या पेन आ रहा है तो वो भी कम हो जाएगा। सिंपल चीज़ है, रिस्ट एक्सटेंशन, रिस्ट फ्लेक्शन, सुपिनेशन और प्रोनेशन। 3 से 4 सेट 8 से 10 रेप के आसपास कर लो। हफ्ते में 2 बार कर लेना बहुत है, ज़्यादा मत करना। स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम्स होना बहुत नॉर्मल है, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि तुम दिमाग में ये चीज़ बिठा लो कि हम कमज़ोर हैं या हम इस चीज़ के लिए बने नहीं हैं। कभी भी कोई मूवमेंट प्रॉब्लम दे रहा है उसको असिस्टेड करना स्टार्ट कर लो। अपनी चेस्ट के नीचे से बेल्ट या कोई बैंड या रस्सी कुछ निकाल लिया करो और ऊपर बंदा खड़ा कर लिया करो, वो तुम्हें हेल्प करके उठा लिया करेगा। पॉजिटिव पार्ट वो कर देगा, नेगेटिव तुम कंट्रोल करना स्टार्ट करो तो धीरे धीरे खुद सही हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो ईगो लिफ्टिंग करने के लिए भी तुम्हारे पिछवाड़े में जोर चाहिए होता है। कोई भी नहीं बोल देता कि ईगो लिफ्टिंग कर लो और उससे हो जाएगी। कभी भी फ्री वेट पे ईगो लिफ्ट मत करो। कभी भी कोई कंपाउंड मूवमेंट हो, स्क्वाट हो, बेंच हो, डेड हो, इन पे ईगो लिफ्टिंग मत करना। ईगो लिफ्टिंग वहां करना जहां पे तुम्हें पता है कि अगर चलो वेट नहीं उठ रहा, फॉर्म खराब होगी, टेक्निक हल्की सी खराब होगी, तो सेफ्टी है पीछे, तो मशीन्स पे वो चीज़ प्रेफर कर लेना अगर कभी करो भी तो। बाकी कोशिश करना कि ईगो लिफ्टिंग से जितना दूर हो सको उतना रहे। इसके ऊपर तो पूरी प्रॉपर सही तरीके से मैं सारी चीज़ बना सकता हूँ, बकायदा बॉल डाल के भी दिखा सकता हूँ, तो देखता हूँ कभी टाइम निकला तो करता हूँ इसका। अगर खाली आवाज़ आती है तो वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होती, पर जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि कभी कभी पेन आता है, वो ओवर यूज भी हो सकता है, इन्फ्लामेशन भी हो सकती है, माइनर स्ट्रेन भी हो सकता है। तो एनालाइज आपने करना है कि वो चीज़ क्या है और उस पर काम करना है, सिंपल है। जिस भी मूवमेंट में पेन ट्रिगर हो रहा है उस पर्टिकुलर मूवमेंट को कुछ टाइम के लिए रोक दो। अगर अनईजीनेस में और थोड़े पेन में बार बार ट्रेन करते रहोगे तो वो चीज़ ट्रिगर होके ज़्यादा नुकसान देगी। ट्रेन लेना पड़ेगा। एक बार ढंग से गांठ छुड़वा के देखो, महसूस हो जाएगा, दिल का दर्द कुछ होता ही नहीं है। अगर इनिशियल स्टेजेस में होना कि तुमने जिम ज्वाइन करी है, तुम प्रोसेस को एंजॉय करना सीखो। पहले फंडामेंटल बेसिक पे काम करो। कोई भी सप्लीमेंट हो, चाहे ओमेगा हो, D3 हो, कैल्शियम हो, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है इनिशियल स्टेजेस में। इनिशियल स्टेजेस में तुम्हें ध्यान क्या रखना है, डिसिप्लिन बनाना है, कंसिस्टेंसी बनानी है, हाइड्रेशन पूरी प्रॉपर रखनी है। इसके अलावा खाना और रेस्ट लेना सबसे मेन है। सप्लीमेंट को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो अगर बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे हो तो।
विद टाइम, जैसे जैसे टाइम निकलेगा चीज़ें आगे बढ़ेंगी, उसके बाद चीज़ें लेनी स्टार्ट करना। देखो, दो तरह के लोग हैं, एक कम्पिटिटिव है, एक नॉन कम्पिटिटिव है। अगर आप नॉन कम्पिटिटिव हो तो आपका स्टीरॉयड से, ड्रग से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। पर जहां बात आती है कम्पिटिटिव गेम की, वहां सबसे मेन चीज होती है जीतना, क्योंकि कोई कंपीट कर रहा है, उसका मेन मुद्दे की चीज होगी कि मेरे को जीतना है। वहां पे बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। हर गेम हो, चाहे कोई भी गेम हो, ये नहीं कि बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग, हर गेम में कुछ ना कुछ चीजें यूज होती हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करती हैं। वो कुछ भी हो सकती हैं, सबके लिए अलग अलग है। कोई कितना ही क्लेम करे कि हम नेचुरल हैं, मेजॉरिटी एथलीट्स की यूज करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि नेचुरल लोग कंपीट नहीं करते, वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, पर मेजॉरिटी यूज करती है। वो क्लेम करे ना करे, वो उनका अपना इंडिविजुअल डिसीजन है, उनकी इंडिविजुअल लाइफ है। एक टाइम पे आके तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम नेचुरली इनहेंस बंदे को बीट नहीं कर सकते, और कोई कहता है कि कर सकते हैं, तो लगा लो गांड तक का जोर।